गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का बीएनएस की इस सीरीज में। आज हम बीएनएस का चैप्टर 17 कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारे दो चैप्टर बचेंगे, चैप्टर 19, 18, 19, 20, तीन चैप्टर। देखो, ये चैप्टर जो बात करता है वो करता है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। मतलब हमने मानव शरीर के विरुद्ध पढ़ लिया, हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट पढ़ लिया, हमने मैरिज के अगेंस्ट, फीमेल के अगेंस्ट, चाइल्ड के अगेंस्ट ऑलमोस्ट हम ऑफेंसेस पढ़ चुके हैं। क्योंकि हमने ये बीएनएस की जो सीरीज स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी चैप्टर से लेके, मतलब चैप्टर्स को लर्न कैसे करना है वहां से हमने स्टार्ट किया। सेक्शन 1 से लेके आज हम 1 से लेके 302 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हमें सेक्शन 303 पढ़ना है। देखो, ये जो चैप्टर 17 है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस डील करता है 303 से लेके 334। मैं आपको इस क्लास में इस चैप्टर का डिवाइडेशन भी बताऊंगी कि इस टोटल पार्ट में हम कितने अलग अलग ऑफेंसेस पढ़ते हैं। प्लस इस चैप्टर की कम से कम 4 से 5 वीडियोस हो जाएंगी, क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार कर सकते हो आप प्री, मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हमारे तीनों स्टेजेस में क्वेश्चंस कवर होते हैं। देखो, ये जो पार्ट है, चैप्टर 17 बताता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपराध 303 से लेके 334 तक। इसमें टोटल इस चैप्टर को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कहता है चोरी के बारे में। अगर आप चोरी का अपराध करते हो तो आपको सेक्शन 303 से 307 में लायबल ठहराया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 300 सेकंड पार्ट हम बात करते हैं एक्सटोर्शन की, उद्यापन की। उद्यापन डील करता है सेक्शन नंबर 308 में। 308 में हम पढ़ते हैं एक्सटोर्शन के बारे में। थर्ड पार्ट कहता है लूट और डकैती। लूट और डकैती हम पढ़ेंगे 309 से 313। आपको पता है लूट और डकैती वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लस हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग। अगर आप प्रॉपर्टी का दुर्विनियोग करते हो तो 314 से 315 की पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं आपराधिक न्यास भंग। अगर आप क्या करते हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हो, तो 316 में पनिशमेंट होगी। उसके बाद बात करते हैं चुराई हुई संपत्ति के बारे में। अगर आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी को चुराते हो तो आपको पनिशमेंट कौन से मिलेगी, 317 में। देन बात करते हैं चीटिंग की 318 से 319। फिर कपटपूर्ण विलेख और संपत्ति व्ययनों के विषय में 320 से 323। उसके बाद हम मिसचीफ का पार्ट पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मिसचीफ का पार्ट 324 से 328। और लास्ट पार्ट हम पढ़ते हैं आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में 329 से 334। तो ये टोटल हमें 10 पार्ट पढ़ने पड़ते हैं इस चैप्टर 17 में। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे डायग्राम बना लेना, ताकि पहले इस डायग्राम को याद कर लेना। जब आप इस डायग्राम को याद कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि चीटिंग कहाँ से है, सेक्शन 318 एंड 319 में। आपको याद हो जाएगा लूट और डकैती हम पढ़ते हैं 309 से 313 में। तो इस तरीके का आप डायग्राम बना लेना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेक्शन, जो डील करता है थेफ्ट के बारे में, चोरी के बारे में। आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे। देखो, चोरी, आपको पता है चोरी क्या है? आपने किसी पर्सन की कंसेंट के बिना कोई चीज उठा लेना, कोई चीज को अपने कब्जे में ले लेना, चोरी है। लेकिन बेयर एक्ट क्या कहता है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है? मैं आपको ऐसे 5 या 6 की पॉइंट बताऊंगी। सिर्फ उन की पॉइंट से आप इस डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हो। कैसे? देखो, जो कोई किसी व्यक्ति के नंबर 1 कब्जे में से, पहला की पॉइंट है हमारा कब्जे में से, उस व्यक्ति की सेकंड की पॉइंट है कंसेंट के बिना, सम्मति के बिना, कोई जंगम संपत्ति, थर्ड हमारा की पॉइंट है जंगम संपत्ति। फोर्थ कहता है बेईमानी से ले लेने का इंटेंशन रखते हुए संपत्ति ऐसे लेने के लिए, और नेक्स्ट की पॉइंट है हटाना, तो वह चोरी का अपराध करता है, ऐसा कहा जाता है। देखो क्या कहा, जो कोई किसी व्यक्ति को नंबर ए उसके कब्जे में से, नंबर बी उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना, नंबर सी मूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर 4 डी बेईमानी से लेने का इंटेंशन रखते हुए वह ऐसे संपत्ति को लेने के लिए नंबर ई हटाता है, तो वह चोरी का अपराध करता है, ऐसा कहा जाता है।
पांच की पॉइंट से आप अपनी डेफिनेशन को याद कर सकते हो। क्या याद रखना है? पोजेशन में से, कब्जे में से, सम्मति के बिना, मूवेबल प्रॉपर्टी, बेईमानी से, हटाते हो, क्या हुआ? चोरी का अपराध हो गया। इंग्लिश में whoever intending to take dishonestly, पहला की पॉइंट dishonestly, नंबर सेकंड any movable property out of the possession, नंबर थर्ड possession में से, of any person without that person consent, नेक्स्ट की पॉइंट पर्सन की कंसेंट के बिना क्या करता है? मूव करता है, हटाता है that property in order to such taking is said commit theft। तो ये पांच तरीके के की पॉइंट्स, dishonestly, movable property, possession से, पर्सन की कंसेंट के बिना, पर्सन विदाउट पर्सन कंसेंट, मूव्स हटाता है, तो वो क्या करता है? चोरी का अपराध करता है। तो पांच की पॉइंट और हमारी चोरी की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब देखो उसके बाद एक्सप्लेनेशन, इसमें टोटल मैं 5 एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी, पहले डिटेल में पढ़ेंगे, देन इसका एक डायग्राम से भी समझेंगे कि हर की पॉइंट एक्सप्लेनेशन को कैसे याद रखना है। पहला की पॉइंट कहते हैं जब तक कोई वस्तु भूबद्ध है, भूबद्ध का मतलब भूमि से जुड़ी हुई है, चल संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं है। भूमि से जुड़ी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल तो नहीं है। कोई चीज भूमि से जुड़ी हुई है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, इसलिए ये चोरी का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि चोरी करने के लिए हमारी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? मूवेबल होनी चाहिए। अभी हमने एक की पॉइंट पढ़ा, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब ये भूमि से जुड़ी हुई है तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई, लेकिन किंतु जो ही वह भूमि से पृथक की जाती है, जैसे ही आपने उस चीज को भूमि से अलग कर दिया, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। तो दो बातें, जब कोई वस्तु भूमि से जुड़ी हुई है तो वो चोरी का विषय नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको आपने भूमि से अलग कर दिया वैसे ही वो चोरी का विषय हो जाती है। इलस्ट्रेशन भी बताऊंगी, आगे देखना। अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ, अगर वो भूबद्ध है, अटैच भूमि से जुड़ी हुई है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, और चोरी का विषय भी नहीं है, बट it becomes capable of being the subject of the theft as soon as it is served from the earth, अगर उसको जैसे ही भूमि से अलग कर दिया, सर्व कर दिया, वैसे ही वो चोरी का विषय बन जाती है। तो पहला की पॉइंट, जब कोई वस्तु भूबद्ध है। पहला एक्सप्लेनेशन याद रखना है, भूबद्ध के बारे में बात करते हैं। सेकंड एक्सप्लेनेशन देखो, हटाना, जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा। जैसे ही आप हटाते हो, हटाना किसी एक कार्य द्वारा करते हो, वैसे ही वो चोरी हो जाएगा। अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट which affects that the severance by may be a theft, जैसे ही हटाते हो किसी कार्य द्वारा तो हटाना क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। तो पहला भूबद्ध, दूसरा हटाना। तीसरा देखो एक्सप्लेनेशन, कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह कब कहा जाता है? जब वह उस बाधा को हटाता है। थर्ड पॉइंट याद रखो, क्या है एक्सप्लेनेशन थर्ड में? बाधा को हटाना, जैसे ही बाधा को हटाई वैसे ही जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तब वह वास्तव में उसे हटाता है। जैसे कि एग्जांपल दे देती हूँ, मेरे घर में एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ अभी क्या है? अटैच टू अर्थ है, तो अभी चोरी का विषय नहीं है, लेकिन मैंने उस पेड़ को क्या है? जंजीरों से बांध रखा है, चैन से बांध रखा है। लेकिन आप क्या करते हो? उस चैन को जैसे ही हटाते हो, आपने उस चैन को जैसे ही हटाई वैसे ही क्या कर दिया? आपने उस बाधा को हटाया, तो आपने चोरी का अपराध कर दिया। ये साथ में लेके जाना जरूरी नहीं है। या जैसे दूसरा एग्जांपल, घर के बाहर विंडो पे क्या होते हैं? कूलर लगे होते हैं, और लोग क्या करते हैं? कूलर को चैन से बांध देते हैं। जैसे ही आपने उस बाधा को हटाया, चैन को हटाया, वैसे ही आपने चोरी का अपराध कर दिया। जरूरी नहीं है कि आप उसको अपने साथ में लेके जाओ। जैसे अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल, जैसे ही आप ऑब्स्टेकल को रिमूव करते हो, बाधा को हटाते हो, prevented it from moving or by separating it from any other thing
as well as by actually moving it। तो समझा जाता है कि आपने उस बाधा को हटा दिया है। तो पहला हमने पढ़ा भूपद, दूसरा का हटाना, और तीसरा हमने पढ़ा बाधा को हटाना। जब आपकी कोई चीज बाधा को हटा देते हो वैसे ही आप क्या कर देते हो, अपराध कर देते हो चोरी का। एक्सप्लेनेशन 4 कहता है वह व्यक्ति जो किसी, अंडरलाइन करो, साधन द्वारा, किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है। मतलब आप किसी एक साधन के द्वारा किसी जीव जंतु को हटाते हो, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है। और यह कहा जाता है कि वैसी प्रत्येक एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई है, गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। तो सिंपल सी चीज, अगर आप किसी एक साधन के द्वारा किसी जीव जंतु को हटाते हो तो हटाने से ही आपका अपराध पूरा हो जाता है। जैसे मेरे घर में एक डॉग है, बहुत प्यारा सा है, आप क्या करते हो, उसे चुराने के इंटेंशन से उसे बिस्किट की लालच देते हो। आपने बिस्किट की लालच दी और जैसे ही मेरा कुत्ता आपके पीछे पीछे चलना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही आपने चोरी का अपराध कर दिया। तो किसी साधन के द्वारा जीव जंतु को हटाना। A person who by any means cause an animal to move is said to move that animal। कहा जाता है कि उसने उस जीव जंतु को हटाया है। And to move everything which in the consequence of the motion so caused is moved by the animal। तो जैसे ही आपने किसी साधन के द्वारा उस जीव जंतु को हटाया, आपने चोरी का अपराध कर दिया। देन एक्सप्लेनेशन नंबर 5। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बात करता है सम्मति की, कंसेंट की। देखो यहाँ पर हमें जो सम्मति बताई है, एक की पॉइंट पड़ा, कंसेंट के बिना। अब ये कंसेंट दो तरीके की हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड। देखो एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त, मतलब कोई कंसेंट या तो आप बाय वर्ड्स और बाय रिटन के द्वारा दे रहे हो। इम्प्लाइड का मतलब होता है अपने आचरण के द्वारा कोई स्वीकृति देना। तो यहाँ पर कंसेंट दो तरीके की बात कर रहे हैं, चाहे आप ओरल दे रहे हो चाहे आप लिखित में दे रहे हो, एक्सप्रेस कंसेंट मानी जाएगी। और या तो आप किसी आचरण के द्वारा कंसेंट दे रहे हो तो वो आपकी इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाएगी। कि इस धारा में वर्णित सम्मति नंबर ए अभिव्यक्त या नंबर बी विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है की जा सकती है। द कंसेंट मेंशन इन दिस सेक्शन may be express or implied and may be given either by the person in possession or by any person having for that purpose authority either express or implied। तो यहाँ पर कंसेंट की बात कर रहे हैं कि अगर कंसेंट चाहे एक्सप्रेस हो इम्प्लाइड हो इस सेक्शन में मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये हमने चोरी की कुछ बातें पढ़ी और 5 एक्सप्लेनेशन और 5 ही हमने इसके की पॉइंट्स पढ़े हैं। अब देखो इसके बाद बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। मैंने एक पेड़ वाला इलस्ट्रेशन आपको बताया, मेरे घर में एक पेड़ है, आप जो जैसे ही पेड़ को हटाते हो, जब भूमि से जुड़ा हुआ है तब तक चोरी नहीं है। जैसे ही पेड़ को आपने हटाया, हटाते ही आपने चोरी का अपराध कर दिया। जैसे जेड की कंसेंट के बिना, जेड के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के इंटेंशन से जेड की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को एक काट डालता है। यहाँ जो ही ए ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को अलग किया, उसने चोरी कर दी। भले ही वो साथ में नहीं लेके जा रहा, लेकिन जैसे ही आपने उसको अलग कर दिया, उसको पृथक कर दिया, वैसे ही आपने चोरी का अपराध कर दिया। तो पहला इलस्ट्रेशन वृक्ष वाला। दूसरा बात करते हैं, ए अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार जेड के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। आपने बिस्किट दिखाए और मेरा कुत्ता आपके पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि किसी साधन द्वारा जीव जंतु को हटाते हो तो चोरी का अपराध है। यहाँ यदि ए का इंटेंशन जेड की कंसेंट के बिना जेड के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेता है, तो जो ही जेड के कुत्ते ने ए के पीछे चलना प्रारंभ किया, ए ने चोरी का अपराध कर दिया। क्योंकि चोरी के सारे की पॉइंट है बेईमानी से आप मेरे कब्जे में से मेरे कुत्ते को मेरी कंसेंट के बिना ले जाते हो किसी साधन के द्वारा। तो जैसे ही मेरा कुत्ता आपके पीछे चलना स्टार्ट करता है, आपने चोरी का अपराध कर दिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए जो जेड का एक सर्वेंट है, ए जो जेड का एक सर्वेंट है और जिसे जेड ने
अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त की है। जेड की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया तो ए ने चोरी की है। जैसे ही मैंने अपनी एक प्लेट आपको दी, किस लिए दी? ताकि आप मेरी प्लेट को ध्यान रख सको। मैंने अपनी प्लेट को ध्यान रखने के लिए आपको दी, लेकिन जैसे ही आप मेरी प्लेट को लेके भाग जाते हो मेरी कंसेंट के बिना, और आपका इंटेंशन क्या है? डिसऑनेस्टली है, तो आपने चोरी का अपराध पूरा कर दिया। आपने चोरी का अपराध पूरा कर दिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए को एक राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है। देखो, हाईलाइट करने वाली चीज क्या है? कब्जे में नहीं है, जबकि चोरी के अपराध में चीज कब्जे में होना जरूरी है। यहाँ पर कब्जे में नहीं है। ए ने उसके ले लेने से चोरी नहीं की है, क्योंकि चोरी तो कहते हैं कि जब आप किसी के कब्जे में से कोई चीज ले लेते हो। यहाँ कब्जे में नहीं है तो चोरी तो नहीं है। भले ही उसने उस संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया है, भले ही उसने प्रॉपर्टी का मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, दुर्विनियोग किया है, लेकिन उसने चोरी नहीं की है। तो यहाँ पर अंगूठी सड़क पे पड़ी, आपको मिली, आपने उठा ली, ये चोरी नहीं है। लेकिन अगर ये अंगूठी मेरे कब्जे में होती, मान लो आप मेरे घर पे आए, मेरे टेबल पे गोल्ड की रिंग पड़ी थी, आपने क्या किया? उस गोल्ड की रिंग को उठाया और मेरे पोडियम में आके छुपा दी। अब यहाँ पे आपने चोरी की है। क्यों? क्योंकि आपने मेरी रिंग को मेरी कंसेंट के बिना उठाया, प्लस आपने उसको एक बेईमानी के इंटेंशन से दूसरी जगह पे छिपा दिया कि मैं मैडम के घर फिर आऊंगा तो यहां से उठा के ले जाऊंगा। तो अब आपने चोरी का अपराध किया है। तो अब आपने क्या किया है? चोरी का अपराध किया है। तो सिंपल, रोड पे पड़ी हुई अंगूठी मिली, उठाई, चोरी नहीं है। भले ही दुर्विनियोग हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी के घर में जाते हो, किसी जगह पर जाते हो, वहां पे आप कोई चीज उठाते हो और साइड में रख देते हो, बाद में ले जाऊंगा, तो अब यहाँ पे आपने चोरी का अपराध किया है। तो सबसेक्शन 1 हमें बताता है चोरी के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस थे वो मैंने आपको बताए, बाकी के इलस्ट्रेशन आप डायरेक्ट से रीड कीजिएगा। अब देखो सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 हमें बताता है चोरी के लिए दंड कितना है। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी, पहले बेरेक्ट समझेंगे, उसके बाद मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी। 3 चीजें बताइए। चोरी का अपराध पहली बार करते हो तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, दूसरी बार करते हो या बार बार करते हो तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तीसरी बात, अगर आप 5,000 से कम की मूल्य की वस्तु की चोरी करते हो और आप उस प्रॉपर्टी को वापस दे देते हो तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। ध्यान से देखना, जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल तक हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो सिंपल, अगर आपने चोरी की तो आपको 3 साल की पनिशमेंट मिली, या जुर्माना या दोनों की पनिशमेंट मिली। और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए, मतलब आपने चोरी दूसरी बार की या पश्चातवर्ती की, तब कठिन कारावास से जिसकी अवधि 1 साल से कम नहीं होगी, मिनिमम 1 साल मिलेगी, किंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगी, एंड जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो क्या कहता है, अगर आप पहली बार चोरी का अपराध करते हो तो 3 साल तक कारावास या जुर्माना या दोनों, लेकिन आपने दूसरी बार चोरी की तो मिनिमम 1 साल तो मिलेगी ही मिलेगी, और इस 1 साल को हम 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो 1 साल मिलेगी, जो 5 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। कि whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description, टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर। तो पहली बार अपराध किया तो 3 ईयर, और विद फाइन और विद बोथ। एंड इन केस ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, आपने दूसरी बार अपराध किया, एनी पर्सन अंडर दिस सेक्शन ही शैल बी पनिश्ड विद रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट, टर्म विच में शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। 1 साल तो मिलेगी, विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, एंड फाइन, और साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 2 में 2 बातें याद रखनी है, पहली बार अपराध किया और दूसरी बार अपराध करने पर। नेक्स्ट इसमें एक परंतु दे रखा है, प्रोवाइडेड कहते हैं कि चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 से कम है। आप किसी संपत्ति को चोरी तो करते हो लेकिन उसका मूल्य कितना है? 5,000 से कम का है,
और कोई व्यक्ति पहली बार दोष सिद्ध किया जाता है और आपने पहली बार चोरी की है, और चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी वापस कर देते हो, या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। तो तीन चीजें इस परंतुक में याद रखना है। जब आप चोरी पहली बार 5,000 से कम की करते हो और अब प्रॉपर्टी वापस कर देते हो, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ओनली कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट मिलेगी। कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ थेफ्ट वेयर द वैल्यू ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज लेस देन 5,000 रुपीज, चोरी की हुई संपत्ति 5,000 से कम है, एंड अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अपराध किया, शेल अपॉन रिटर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू रिटर्न कर देता है, या रिस्टोरेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी वापस कर देता है, शेल बी पनिश्ड विद कम्युनिटी सर्विस, तो उसको सामुदायिक सेवा का दंड दिया जाएगा। तो इस सेक्शन 303 में हमें दो सबसेक्शन पढ़ने पड़ते हैं। सबसेक्शन 1 हमें चोरी की डेफिनेशन बताता है और सबसेक्शन 2 में हमें इसकी पनिशमेंट बताता है। अब देखो, इस चोरी के अपराध का मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, आपको भी नोट्स में इसी तरह बनाना है। चोरी का अपराध 303 क्या कहता है, चोरी के लिए 5 की पॉइंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए, कब्जे में से, कंसेंट के बिना, मूवेबल प्रॉपर्टी, बेईमानी से हटाता है। अब देखो ये 5 की पॉइंट डेफिनेशन कैसे क्रिएट करोगे, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, कोमा उसकी सम्मति के बिना, कोमा उसकी जंगम संपत्ति को बेईमानी के आशय से हटाता है, तो वह चोरी का अपराध करता है। अब 5 एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है भूबद्ध वस्तु है तो चोरी का विषय नहीं है, जैसे ही हटाया चोरी का विषय बन जाएगी। दूसरा, आप हटाते हो किसी कार्य के द्वारा। तीसरा, बाधा को हटाना। चौथा, साधन द्वारा जीव जंतु को हटाना। और पांचवा, सम्मति की बात करता है जो अभिव्यक्ति अविवक्षित हो सकती है। तो चोरी के की पॉइंट्स प्लस 5 एक्सप्लेनेशन, ये बात करता है सेक्शन 303 में। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। अब चोरी का अपराध किया तो चोरी का दंड कितना मिलेगा, पहली बार अपराध किया तो 3 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों, दूसरी बार अपराध किया तो मिनिमम 1 साल मिलेगी जो मैक्सिमम 5 साल तक होगी, साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन परंतु कहता है कि अगर प्रॉपर्टी का मूल्य 5,000 से कम है, पहली बार अपराध किया, प्रॉपर्टी वापस कर देते हो या उसका जो मूल्य है वो वापस कर देते हो, तब आपको सामुदायिक सेवा की पनिशमेंट मिलेगी। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन 330 प्री और मेंस का क्वेश्चन, प्लस अगर ये परंतुक से भी इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले आईपीसी में हम सिर्फ 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों पढ़ते थे, अब हमें ये पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो सेक्शन 303 डील करता है चोरी के बारे में। अब चलते हैं, बात करते हैं 304 बीएनएस में नया सेक्शन ऐड किया गया है, झपटमारी, स्नैचिंग। पहले आईपीसी में डायरेक्ट स्नैचिंग के बारे में कोई प्रोविजन नहीं था, अब इसके बारे में प्रोविजन दे दिया है। याद रखो, ये झपटमारी सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति के कब्जे में से कोई प्रॉपर्टी झपटा लेकर ले लेना, एकदम से खींचना। देखो, झपटामारी में चोरी इंक्लूड होती है, झपटमारी में क्या करते हो, चोरी इंक्लूड होती है। लेकिन चोरी इंक्लूड होगी कब, वो देखो, चोरी झपट मारी है यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या शीघ्रता से, अंडरलाइन करो, या तो अचानक या शीघ्रता से या बलपूर्वक। क्या कहा कि अगर आप चोरी का अपराध करते हो और उसमें या तो अचानक, शीघ्रता से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति के कब्जे में से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को प्राप्त कर लेते हो, अभिग्रहण कर लेते हो, छीन लेते हो, ले लेते हो, तो आपकी चोरी क्या हो जाएगी, झपटमारी, स्नैचिंग हो जाएगी। थेफ्ट इज स्नैचिंग, चोरी क्या है, झपटमारी है। इफ इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर सडनली और क्विकली, अचानक और शीघ्रता से और फोर्सिबली, बलपूर्वक, seizes or secures or grabs, takes away from any person from his possession any movable property। तो जैसे ही आप अचानक से झपटा मारते हो, बलपूर्वक मारते हो, तो आपकी चोरी स्नैचिंग में बदल जाएगी, आपकी चोरी झपटमारी में बदल जाएगी।
सबसेक्शन 2 कहते हैं झपटमारी के लिए, स्नैचिंग के लिए पनिशमेंट कितनी है, तो कारावास 3 साल का कारावास एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। तो झपटमारी का अपराध किया तो 3 साल तक कारावास भी मिल सकता है, साथ ही साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। Whoever commits snatching shall be punished with imprisonment of either description, term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। तो 3 साल कारावास, साथ ही साथ आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो 303 चोरी, 304 स्नैचिंग, झपटमारी की बात करते हैं। अब देखो 305 ने कहा घर में से, यातायात के साधन से या पूजा स्थल आदि में चोरी करते हो। पहले हम ये सेक्शन 380 आईपीसी में पढ़ते थे घर में से चोरी, अब बीएनएस सेक्शन 305 में यातायात अलग जोड़ दिया और पूजा स्थल भी अलग जोड़ दिया। ठीक है, अब आप पहले घर में से चोरी करते हो या बस में से, ट्रेन में से, ऐसे किसी यातायात से कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज उठा लेते हो, पूजा वाली जगह से कोई चीज उठा लेते हो, तो आपको 305 में पनिशमेंट मिलेगी कि जो कोई ए ऐसे किसी निर्माण तंबू या जलयान में चोरी करेगा जो मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के उपयोग में आता है, या हमें कहा बी पॉइंट किसी ऐसे यातायात के साधन में चोरी करेगा जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग में आता है, या थर्ड पॉइंट कहते हैं किसी ऐसे यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करेगा जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग में किया जाता है, या फोर्थ पॉइंट कहते हैं किसी पूजा स्थल की मूर्ति या प्रतीक में से चोरी करेगा, मंदिर में जाते हो मूर्ति से कोई चीज उठा के ले आते हो, या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति की चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक हो सकेगी एंड जुर्माने की पनिशमेंट मिलेगी। तो अगर आप पूजा वाली जगह से, मंदिर से या फिर किसी के घर से कोई यातायात का साधन जो भी होता है, बस, ट्रेन या कार से, किसी भी यातायात जहां से आप आ जा सकते हो, वस्तुओं को ले जाया जा सकता है या लेके आया जा सकता है, वहां से अगर आप चोरी करते हो तो 7 साल की पनिशमेंट एंड जुर्माना आपको भुगतना पड़ेगा। एक बार इंग्लिश में भी रीड करते हैं इन पॉइंट्स को। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स इस सब सेक्शन में बताता है। सेक्शन 305, whoever commits theft in any building, टेंट और वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, जो मानव के लिए उपयोग में आता है, और यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, या तो संपत्ति को रखने के लिए काम आता है, ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, जहाँ ट्रांसपोर्ट से आप कोई वस्तु को चोरी करते हो जो मानव के लिए और वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए, ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पोसेशन, यातायात के साधनों के लिए कहां से चोरी करते हो, ऑफ आइडल और आइकन एनी प्लेस इन वर्शिप, कहीं से आप मूर्ति से, पूजा वाले स्थान से चोरी करते हो, ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन में एक्सटेंड टू 7 ईयर एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो घर में से चोरी कर लो, यातायात से चोरी कर लो, या फिर गवर्नमेंट के प्राधिकार के अगेंस्ट चोरी कर लो, मंदिर में से चोरी कर लो, 7 साल की पनिशमेंट आपको मिलेगी। अगर इन जगह से चोरी करते हो तो इसमें आपको 306 में पनिशमेंट मिलेगी, और सिंपल चोरी करते हो तो 303 में आपको पनिशमेंट मिलेगी, नहीं 305 में पनिशमेंट मिलेगी। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 306। अब आप क्या हो, लिपिक हो, सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में से प्रॉपर्टी की चोरी करते हो। आपको पता है कि मैं सर्वेंट हूं, मैं क्लर्क हूं, और आप अपने स्वामी या ओनर के कब्जे में से चोरी करते हो, तब आपको 306 में पनिशमेंट मिलेगी कि जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करेगा जिसकी अवधि आपको 7 वर्ष तक मिलेगी, साथ ही साथ आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो अगर आप क्लर्क या सर्वेंट हो, अपने ऑनर के कब्जे में से कोई प्रॉपर्टी चोरी करते हो, तो क्लर्क और सर्वेंट को सेक्शन 306 में पनिशमेंट मिलेगी। whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft, respect of any property in possession of his master or employer shall be punished कितने से, 7 ईयर से, एंड आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो 306 पब्लिक सर्वेंट और कलर की बात करता है। देन बात करते हैं 307, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप चोरी तो कर रहे हो, लेकिन चोरी करने के लिए आप मृत्यु, उपहति या
अवरोध करने की तैयारी के पश्चात चोरी कर रहे हो। जैसे कि आपका इंटेंशन है चोरी करने का, लेकिन आप साथ में अपने क्या लेके जा रहे हो, बंदूक लेके जा रहे हो, या आप साथ में पिस्टल लेके जा रहे हो कि अगर मैं चोरी करूंगा, कोई मुझे रोकेगा तो मैं उसको हर्ट करूंगा, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको हर्ट कर सकता हूँ। जब आप इस तैयारी के साथ चोरी करने जाते हो तब आपको 307 की पनिशमेंट मिलेगी कि जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखे रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की, या मृत्यु या उपहति या अवरोध करने का भय कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी करेगा तो कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, एंड जुर्माने से दायी होगा। तो आप चोरी करते हो लेकिन मृत्यु, उपहति या अवरोध करने की तैयारी के पश्चात चोरी करते हो, तब आपको 10 साल का कारावास, साथ ही साथ आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब देखो, मर्डर हम पढ़ चुके हैं, हर्ट हम पढ़ चुके हैं और अवरोध हम पढ़ चुके हैं। सदोष अवरोध, सदोष विरोध, तीनों के सेक्शन फटाफट कमेंट्स में लिख दो, और साथ ही साथ नोट्स में भी इनके सेक्शन आपको मेंशन करने हैं। आप कमेंट्स में मुझे बताओ, देन मैं हर एक कमेंट का आंसर दूंगी कि यस आपका आंसर सेक्शन सही है या गलत है। लेकिन अपनी ऑनेस्टी अपने साथ, देख के नहीं लिखना, बिना देखे इन सेक्शंस के बारे में बताओ कि whoever commits theft, having made preparation of causing death, hurt or restraint, और fear of death, hurt or restraint, या तो चोरी या तो मृत्यु, उपहति का अवरोध करना, या सिर्फ डर दिखाने के इंटेंशन से चोरी करने जाते हो, of affecting his escape after the committing of such theft in order to the retaining of property taken such by theft shall be punished with rigorous imprisonment, may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो 10 साल का कारावास और साथ ही साथ आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अब जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया वो इसमें है, जेड के कब्जे में संपत्ति पर ए चोरी करता है, और ये चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्टल रखता है, जिसे उसने प्रतिरोध किए जाने की दशा में जेड को हर्ट करने के लिए अपने पास रखा था। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है कि आप चोरी करने जाते हो, साथ में पिस्टल लेके चले जाते हो कि अगर कोई मुझे रोकेगा तो मैं उसको हर्ट कर दूंगा या उसको डरा दूंगा, इस इंटेंशन से चोरी करते हो तो 307 में आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये आज हमने सेक्शन 307 से 303 से 307 एक चोरी का पार्ट पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटॉर्शन के बारे में, लूट और डकैती के बारे में। ऐसे करते करते हम चैप्टर 17 को भी कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट के हमारे 2 से 3 चैप्टर बचे हैं। इससे पहले पूरा बीएनएस आपको पढ़ा दिया है। नहीं पढ़ा बीएनएस, आप क्लासेस कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, तो बीएनएस की एमडीलो क्लासेस की सीरीज आप सेक्शन 1 से ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है, जो कि ओनली एंड ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप है। 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप बीएनएस के 1000 प्लस एमसीक्यूज ज्वाइन कर सकते हो। अब बीएनएस की एमसीक्यूज में 10 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। 10 पार्ट में हमने हर पार्ट में 25 to 30 क्वेश्चंस किए हैं। आपने 59 रुपीज की ये मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो फटाफट ज्वाइन करके और इसका बेनिफिट उठाइए। और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट्स जरूर करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।